अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सब? ठीक सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप में से किसी ने ट्राई किया था कल क्रेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का? अगर किसी ने किया था और वो कल जो मैंने पढ़ाया था उसको एक दफा रिकैप देना चाहिए, रिपीट करना चाहिए कोई भी। एनीवन? ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, अब आप में से कोई कल वाले टॉपिक का रिकैप देना चाहेगा कि हमने कल क्या पढ़ा था? या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई हो, उसने कोई चीज़ ट्राई की हो, उसको कोई एरर आया हो, एनीथिंग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह आ सर, रही है आप सर कैसे हैं? आपको? जी जी, आ रही है। अच्छा सर, ये जो आपने क्यूरी लिखी हुई है, क्यूरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट होता है। वर्डप्रेस जब प्लगइन हम एक्टिवेट करेंगे तो डेटाबेस की फाइल और क्यूरी रन होगी। तो क्या ऐसा सिनेरियो भी है कि हम जो डेटाबेस है माइस्क्ल का, उसको खुद से हम टेबल्स असाइन करें कि ये इंट है, ये बिग इंट है, और ये इन वार्चार है, और ये टेबल है, और यहाँ पे आप लिखें, या यहीं से ही हमें वो कंट्रोल करना पड़ेगा सब कुछ? देखें, आप इसका डेटाबेस खोल के वहां से भी बना सकते हैं टेबल्स, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जब अभी हाँ, आप वहां से भी बना सकते हैं, लाइक वहां से इंसर्ट भी कर सकते हैं वैल्यूज एक्सेट्रा। तो वो सारे ऑपरेशंस आपके वहां से भी परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन मैं जो बेसिकली कोड से सिखा रहा हूँ कि आप पीएचपी के कोड से और थोड़ा बहुत एसक्यूएल का कोड यूज करके कैसे आप बना सकते हैं। सर थैंक यू। जी, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो रिपीट करना चाहेगा कल क्या पढ़ा था, क्योंकि कल का टॉपिक जो था थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। अगर किसी को नहीं समझ आई तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं। अदरवाइज मैं फिर आप में से किसी का नेम कॉल करता हूँ। ओके। सर, आपने कल वाला लेक्चर अटेंड किया था? ओके। नहीं सर, मेरी आज पहली क्लास है। ओके। अब्दुल्ला बासी, आप बताना चाहेंगे, कल का लेक्चर रिपीट करना चाहेंगे? एक क्विक सा रिकैप। सर मैं करूँ? मैंने अभी हाँ क्लास से तो जी जी। सर कल हमने ना एक सर्च प्लगइन लगाया था। सर्च का मतलब होता है क्रिएट अपडेट डिलीट एंड अपडेट डिलीट कर क्रिएट एंड अच्छा, वो 4 ऑपरेशन थे। इसमें हमने एक प्लगइन एक्टिवेट कराया था सर्च के नाम से। इसके लिए हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया था जिसमें हमने उसका नाम रखा था डेटाबेस। उसके बाद हमने प्रीफिक्स ऐड किया था। प्रीफिक्स का मतलब है स्टार्टिंग में कुछ भी हो, मतलब कोई भी हम नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वो एम्प्लॉय लिस्ट थी। ठीक है, उसके बाद हमने एक एसक्यू का डाटा दिया था इसमें, जिसमें आईडी थी। इसका मतलब था आईडी में 9 तक हम इंटीजर्स ले सकते हैं और वो नल नहीं होगी। उसके बाद नेम है तो इसमें टाइम टैक्स है, वो भी नल नहीं होगा। उसके बाद एड्रेस, उसके बाद
कॉन्टैक्ट नंबर इसमें हमारी रेंज थी वो 12 तक थी। उसके बाद एक प्राइमरी की क्या होती है कि यूनिक की होती है, ठीक है। उसके बाद हमने चार्जशीट कोलैट लिया, आपने कल हमें करवा दिया, स्किप करवा दिया था। उसके बाद हमारे पास इसमें रजिस्टर एक्टिवेशन हुई थी कि जब हम प्लगइन को एक्टिवेट करें तो हमें जो शो हो वो डेटाबेस को शो करवा दे। इसमें हमने मेल ये किया था। हाँ, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। अच्छा, किसी का कल वाले लेक्चर में कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, अगर सबको समझ आ गया तो भी बता दें। क्योंकि अगर आपको लाइक बेसिक ऑपरेशंस नहीं समझ आए तो फिर हम आज जो पढ़ेंगे उनको उनकी भी आपको समझ नहीं आएगी। तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। सर इसमें एक और भी क्वेश्चन था मेरा। जी जी। जी सर। तो जब क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट हो जाती है डेटाबेस में, माई में। जब जी प्लगइन डीएक्टिवेट करते हैं तो सम टाइम काफ़ी ऐसे प्लगइन है जो अपनी टेबल्स की जो डायग्राम है वो वहीं छोड़ देते हैं। मीन्स के अगर हम कोई क्यूरी के थ्रू भी ये कंट्रोल कर सकेंगे, जब डीएक्टिवेट करें तो उनकी टेबल से डेटाबेस से वो रिमूव हो जाए। जी। अ, इसके लिए आपने पढ़ा तो है कि रजिस्टर्ड डीएक्टिवेशन हुक, ठीक है। जी जैसे ये एक्टिवेशन के लिए मैंने एक फंक्शन कॉल किया कि आप क्रिएट कर दो टेबल, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने डिलीट वाला नहीं किया। लेकिन अगर आप इसी के अंदर ही एक फंक्शन बनाएं जिसके अंदर आप उसको ये बता दें कि जब आपको अनइंस्टॉल किया जाए प्लगइन को, तो उस टाइम पे आप डिलीट कर दें जो टेबल आपने बनाया हो, ठीक है। डिलीट का कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा कि वो उसको ढूंढेगा टेबल को और उसको डिलीट कर देगा जब उसको अनइंस्टॉल किया जाएगा। सर, थैंक यू। जी, वेलकम। जी सर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, लेकिन जहाँ से हम पढ़ रहे हैं आप वहाँ से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोई और बाकी सबको समझ आ गया? ओके, दैट इज ग्रेट। अच्छा, हमने कल बिल्कुल लास्ट में क्या डिस्कस किया था? ओके। अच्छा, आप में से बताएगा कोई कि इस कोड की सबको समझ आ चुकी है, ताकि मैं इससे बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो उस पर लेके चलूँ आप लोगों को कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर कल मैंने बताया था। ओके है, सबको क्लियर है? लेकिन इफ़ यू डोंट स्पीक यू डोंट लर्न, तो कोशिश करें कि आप बताएं। अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ आप बोल नहीं सकते या शोर ज़्यादा है तो आप चैट में बता दिया करें। अच्छा चलें, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इंसर्ट कर लिया तो हम डिस्प्ले की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। HTML की सबको समझ आ जाएगी? ओके, रिपीट कर दूँ? क्या रिपीट कर दूँ, आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे साथ? कल स्किप हो गई थी क्लास। ओके। मैम फातिमा, आप रिपीट कर देंगे, मैं आपको साथ साथ कोड दिखाता रहता हूँ। जी सर, ये ओपन कर दे ओके, जस्ट अ सेकंड। फॉर्म वाला जहाँ सर। ये ले। सर, हमने सबसे पहले आपने कल एक प्लगइन ऑलरेडी बनाया हुआ था क्रड प्लगइन के नेम से, मतलब क्रिएट रीड यूज से सर क्या था, अपडेट। अपडेट एंड डिलीट। सो क्रड की ये एब्रीवेशन है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। तो ये आपने एक प्लगइन बनाया था, इसमें आपने हमें सिखाया कि मतलब हम क्रिएट कैसे करते हैं, रीड, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने की। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फिर लाइन नंबर 14 पे एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने दो जो है वेरिएबल्स दिए जिन्हें हमने ग्लोबल कर लिया, यानी कि ये ग्लोबली जो है एक्सेसिबल होंगे। मतलब सारे जो है वो सारी जो है ना हमारी फाइल्स के अंदर ये जो है वेरिएबल्स जो है हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने अ, जो टेबल बनाना था, अपना टेबल नेम एक लिया, उसके अंदर जो है हमने ये ऐड की प्रीफिक्स। पहले हमने उसको नेम दिया एम्प्लॉय लिस्ट का, उससे पहले प्रीफिक्स ऐड कर दी कि जो भी होगी प्रीफिक्स, यानी कि उस नेम से पहले कोई ये कुछ ऐड करना, ऐड समथिंग बिफोर वर्ड्स और
सेंटेंसेस। तो उसके बाद जो है हमने एक क्यूरी जो है वो बनाई एसक्यूएल की। यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले आईडी मीडियम इंट 9 आईडी जो है मतलब उसको ऑटोमेटिकली जो है वो नंबरिंग दे देगा। यहाँ पे हमने नंबरिंग दी है 9, यानी कि 0 से लेके 9 तक ऑटोमेटिकली जो है ये नंबरिंग ऑपरेट करता जाएगा। उसके बाद इसको नॉट नल कर दिया है ताकि ये मतलब खाली ना हो। ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 जैसे जैसे हम अपने टेबल में एड्स करते जाएंगे वैल्यूज, वैसे वैसे ये इंक्रीमेंट लगता जाएगा। उसके बाद नेम है, ये टाइनी टेक्स्ट होगा, ये भी खाली नहीं होना चाहिए। ये टेबल्स में जो जो हमारे ऊपर जो है वैल्यूज होंगे, मतलब जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है, उसका नेम होगा टेबल हेडर होगा। ये नेम टाइनी टेक्स्ट होगा, ये भी नॉट नल होगा। उसके बाद एड्रेस जो है ये भी टेबल हेडर में आएगा, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा और ये खाली नहीं होगा। उसके बाद रोल यानी कि जॉब रोल क्या होगा हमारा, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में होगा और ये नल नहीं होगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट जो है ये बिग इंटीजर होगा और इसकी लिमिट जो होगी 12 होगी, यानी कि कॉन्टेक्ट जो हमारा नंबर होता है इसमें 12 से ज़्यादा इंटीजर्स नहीं आएंगे। उसके बाद प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो है वो हमारी आईडी है। आईडी जो है वो हमेशा यूनिक होती है। हर जो भी वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय अपना डेटा ऐड करता है तो उसकी की जो है वो आईडी डिफरेंट होगी दूसरे एम्प्लॉय के डाटा से, इसी तरह से सबकी डिफरेंट होगी। उसके बाद जो है इसको हम यहाँ पे नीचे जो है इसको कॉल कर देंगे रजिस्टर एक्टिवेशन हुक से। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है तो ये हमारा सारा जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे हमने जो है वो एक फॉर्म जो है वो क्रिएट की है। सो सबसे पहले हमारे पास जो है हमने एक टेबल हेड बनाया है। टेबल हेड में टेबल बॉडी आएगी। फॉर्म में जो है फॉर्म का हमने नेम लिख रखा है फॉर्म। एक्शन जो है ये हैश कर दिया। एक्शन में हमने लिखना होता है कि हम जो है जो टेबल का डाटा है वो किस फाइल से एक्सेस करेंगे, कौन सी वाली पीएचपी की फाइल होगी। तो हमने उस फाइल का नेम यहाँ पे बेसिकली लिखना होता है। नॉर्मली हम इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर अपना जो है वो प्रोग्राम स्टोर करवाते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सर ने काफ़ी फाइल्स बनाई हैं तो जो फाइल होगी उसका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ से हमने फॉर्म का डाटा एक्सेस करना होगा। मेथड जो है वो एक पोस्ट होता है, गेट मेथड होता है। गेट मेथड जो होता है वो हमारा जो भी हम जो हमारा जो भी क्लाइंट जो है कुछ भी अगर वेबसाइट पे कोई डाटा एंटर कर रहा है, फॉर एग्जांपल पासवर्ड एंटर कर रहा है, तो वो जो पासवर्ड होगा तो गेट मेथड के अंदर पासवर्ड हमारे उस यूआरएल पे शो होगा। तो ये सिक्योर मेथड नहीं होता गेट मेथड। इसी वजह से जो है वो पोस्ट मेथड हम यूज करते हैं क्योंकि ये सिक्योर होता है। ये हमारे यूजर का जो सीक्रेट डाटा पर्सनल डाटा होता है उसको यूआरएल में शो नहीं करवाता। नेक्स्ट लाइन नंबर 24 पे जो है हमारे पास जो है लाइन नंबर 25 पे हमारे टेबल का डाटा आ जाता है। सबसे पहले नेम होगा। नेम जो है हमें एज इट इज प्रिंट करवा देगा। उसके बाद हमारी जो है वो लाइन नंबर 26 पे इनपुट टाइप होगी। इनपुट टाइप यानी कि नेम हमने किस टाइप में लेना है, टेक्स्ट की फॉर्म में लेना है या नंबरिंग की फॉर्म में। तो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है तो एक टेक्स्ट बार शो हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड 29 लाइन नंबर पे एड्रेस सेकंड टाइप होगी। एड्रेस के अंदर हमने इनपुट टाइप, ऑब्वियसली एड्रेस भी जो है वो हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में होता है तो इसमें भी इनपुट टाइप हम टेक्स्ट लेंगे तो हमारे पास एक टेक्स्ट बार यहाँ पे भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अच्छा यहाँ पे ये जो नेम के साथ जो है ना वो शो हो रहा है एड्रेस टाइप टेक्स्ट इज के बाद नेम इज इक्वल टू एड्रेस। ये नेम वो होता है जहाँ पे जब हम पोस्ट टाइप को कॉल करते हैं ना वहाँ पे ये वाला नेम जो है वो यूज करते हैं। ये अभी पीएचपी के अंदर जब हम कॉल करेंगे तो ये वाला एड्रेस वाला नेम जो है वो हम इसको कॉल करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 33 पे यही एज इट इज सेम थर्ड हमने लिया टेबल डाटा डेजिग्नेशन यानी कि हमारी जॉब क्या है, मतलब टाइप क्या है। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है अम, उसके बाद हमारे पास मोबाइल नंबर आ जाता है। इसी तरह से सबसे एंड पे अब हम इस टेबल को सबमिट करवाने के लिए हमें एक सबमिट बटन चाहिए होगा तो वो लाइन नंबर 46 पे हमने सबमिट बटन जो है वो एज एन इनपुट जो है वो क्रिएट कर ली है। तो इसको इनपुट के तौर पे भी ले सकते हैं या फिर बटन की जो है वो एक होती है टाइप कीवर्ड वो भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी सेम एज इट इज वैल्यू जो है एक होता है टाइप।
टाइप वो चीज़ होती है कि हमें किस टाइप का उसमें चाहिए, हमने वैल्यू किस टाइप की इंसर्ट करनी है। तो बटन के लिए हमेशा टाइप जो होती है वो हमारी सबमिट ही होती है। लेकिन अब हमने सबमिट लिखवाना है ऊपर, या ओके या प्रिंट या फिर इंसर्ट, कुछ भी हमने लिखवाना है तो वो हम वैल्यू के अंदर लिखेंगे। वैल्यू के अंदर इंसर्ट लिखा है तो वो एज इट इज बटन के ऊपर हमारे इंसर्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म फिनिश हो जाएगा, हमारी पीएचपी आ जाती है। पीएचपी के अंदर सबसे पहले इफ इज सेट पोस्ट, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि ये वाली, अगर ये वाली पोस्ट टाइप है इज सेट, अगर ये वाली पोस्ट टाइप है आईएनएस वाली, देन जो है हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है WP QB इसको कॉल करेगा। उसके बाद जो है नेम जो है उसके अंदर एक्सेस इसको लेगा, नेम का एक्सेस लेगा। ये पोस्ट के अंदर जो नेम है ये वही वाला जो ऊपर मैंने नेम बताया था, जो नेम हर जो है वो फॉर्म के अंदर हमने लिखा हुआ है। इसी तरह से एड्रेस के अंदर भी हमने नेम एड्रेस दिया था, वही सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ये DESC डिसेंडेंट आई थिंक, ये भी DES वहाँ पे ऊपर नेम दिया था, मोबाइल में MO भी दिया था, तो ये एज इट इज वहाँ से लेकर कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिए। और उसके बाद जो है हमारे पास हमने एक अरे बना ली है। अरे में जो है हमने अब इस तरह से इनको कॉल करवाना है कि जो भी यूज़र जो है वो डाटा एंटर करेगा तो वो यहाँ पे जो है वो कॉल होता जाएगा, और इसको हम फिर बाद में एग्जिट कर देंगे। सर अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप बता दें। एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशन, हाँ काफी अच्छा समझाया आपने। जी सर, साद आपको समझ आई है? सर यहाँ पे जो INS लिखा हुआ है लाइन नंबर 77 पे, ये किस लिए है जी ये जी। मुझे नहीं पता। ओके। अच्छा। अ, इसकी आपको समझ आई थी? अगर मैं इस कोड को समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल फील्ड के साथ मैंने किया हुआ था समझाने के लिए। जी जी सर, मैंने देखा है वो सबमिट बटन पे आई थिंक क्लिक जब हो तो इसलिए मेरे ख्याल से देखा है, अभी जी, मैंने ये देखा। उसका ना नेम है उसका। ठीक है, तो वो जब उसको सबमिट बटन मिलेगा, इस पे क्लिक होगा, इफ इट इज क्लिक्ड, तो वो ग्लोबल वेरिएबल कॉल कर लेगा और उसके सारे फील्ड्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो हम वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, और एंड पे हम उसको टेबल के अंदर इंसर्ट करवा दें। ठीक है। जी सर, थैंक यू। यू वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके। चले, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है। अब हम इंसर्ट हमने कर लिया है, तो अब हम एक दफ़ा डिस्प्ले की तरफ चले जाते हैं कि हम डाटा डिस्प्ले कैसे कर रहे हैं। ठीक है। बेसिक CSS मैंने आप लोगों को इसलिए करवा दी थी क्योंकि ये थोड़ी बहुत ना यूज़ हो रही होती है, तो वो आप लोगों को आती है कि ये कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप ये HTML को देखें यहाँ तक, तो ये बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, टेबल का एक डिव बना लिया बेसिकली। पहले एक डिव बना लिया, उसके अंदर एक टेबल बना लिया। मैं आपको ना इसको बना के दिखा देता हूँ। ये हमने डिव बनाई है। ठीक है, और उसके अंदर एक टेबल हेड बनाया है, और टेबल हेड के अंदर हमने फील्ड्स बना ली हैं। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं ये नंबर से, फिर नेम से, फिर उसके बाद एड्रेस से। ठीक है, और इस तरह ये एक्सेट्रा चल रहा है, तो ये उसका टॉप बन गया। ठीक है। अब मैं इसकी बॉडी के ऊपर जाता हूँ कि इसको बॉडी में किस तरह से शो करवाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो टेबल रो जो पहली रो बनाई गई है, उसके अंदर एम्प्लॉय की ID गेट की गई है, यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है तो। ठीक है, तो उसकी एम्प्लॉय की ID गेट करेंगे। जो सबसे पहला एम्प्लॉय हमने ऐड किया था उसकी ID हमेशा 1 होगी, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हमें पता है। फिर उसका नेम गेट होगा, जो भी उसका नेम होगा, ये जैसे यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद उसका एड्रेस गेट होगा, ए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें गेट होंगी कांटेक्ट। ठीक है। और फिर ये अब हमारे पास दो बटन्स आ जाएंगे। पहला बटन होगा अपडेट का, और दूसरा होगा डिलीट का। जो अपडेट का बटन है उसके ऊपर हम एक URL दे रहे हैं एडमिन का। ठीक है, जिसको हम जैसे कॉल करेंगे तो वो हमारी चीज अपडेट हो जाएगी। वो उसकी जो मैं उसके लिए कोड लिखा हुआ मैं आप लोगों को सेपरेटली दिखाता हूँ और समझाता हूँ। और इसके अलावा मैंने दूसरा जो कोड लिखा हुआ है वो है डिलीट का। ठीक है, तो ये डिलीट का है, ये एक अपडेट का है और ये डिलीट का है।
तो उसी के साथ ही ये दो बटन्स हैं। तो ये इस तरह से अपडेट और डिलीट हो रहे होंगे। यहाँ तक आपको ये समझ आया है कि हमने उसको डाटा डिस्प्ले कैसे करवाया? अच्छा, एक चीज मैंने स्किप कर दी जो मेन थी। जस्ट 1 सेकेंड। जी। सबसे पहले हमने पीएचपी स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमने ग्लोबल का वेरिएबल बनाया। ग्लोबल के अंदर WPDB जो हमें कॉल करना पड़ता है वर्डप्रेस की तरफ से, स्ट्रिक्टली हमें कॉल करना पड़ता है। उसके बाद हमने टेबल नेम को टेबल नेम में स्टोर किया। टेबल नेम ऐसे गेट किया कि WPDB के जो प्रीफिक्स है वो है WP_, तो WP_ और एम्प्लॉय लिस्ट ये हमारे टेबल का नेम है, ये इसके अंदर स्टोर हो गया। और उसके बाद हमने एम्प्लॉयज का डाटा जो है वो गेट करवा लिया। ठीक है। एम्प्लॉयज जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने गेट रिजल्ट्स का फंक्शन यूज करके WPDB उसमें से हमें क्या चाहिए, रिजल्ट्स हमें गेट करके दे दो। और उसके अंदर हमने थोड़ी सी एसक्यूएल यूज की है। सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, रोल फ्रॉम टेबल नेम। ये समझ आइए आप लोगों को लाइन? इसकी किसी को ना समझ आइए तो हम इसको दोबारा देखते हैं। कि सबको समझ आ गया तो कोई रिपीट कर दे एक दफा, यहाँ से यहाँ तक। सर कुर्बान, आप रिपीट करेंगे इसको? जी सर, यहाँ पे हमने सर ग्लोबल में वेरिएबल लिया है डेटाबेस का WPDB, और उसके बाद हमने टेबल का नाम जो है वो हमने स्टोर किया टेबल नेम के वेरिएबल में। उसको हमने इस तरह से स्टोर किया कि हम $WPDB, उसके बाद प्रीफिक्स जो डेटाबेस में ऑलरेडी होता है, उसके बाद हमने डॉट लगा के कंकेटिनेट किया और एम्प्लॉय लिस्ट को कॉल किया। और उसमें से फिर हमने नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयज़ की जो लाइन नंबर 32 पे है, एम्प्लॉयज़ की वेरिएबल में हमने सेलेक्ट किया है आईडी को, नाम को, एड्रेस को, कॉन्टैक्ट को और रोल को। तो वो टेबल नेम जो भी होगा, जो टेबल नेम हमने ऊपर पहले ही वेरिएबल बना लिया था लाइन नंबर 31, तो उस टेबल नेम से ये जो है ये मतलब आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और रोल ये जो है फेच कर लेगा। जी सर। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ना लूप होता है, जैसे आप लोगों ने फॉर लूप पढ़ा हुआ है कि फॉर लूप से हम कुछ भी चीज प्रिंट कर रहे होते हैं। मैं उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को छोटी सी, ताकि समझ आ जाए। लाइक ओके, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर हम इसके अंदर लाइक इस तरह से चल रहे होते हैं। I = 0, कॉमा I <<10। एग्जाम्पल है। और आई के साथ वो आना था। और I++। ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं आएगा, एको आएगा 10। अच्छा, कोई बताएगा ये क्या करेगा? सर 10 को 10 ही कर दे। जी, आई थिंक ये आएगा। इसके सिंटेक्स में क्या एरर आ रहा है मुझे नहीं समझ आया। या एको ये के एरर बाद है? सेमीकोलन आएगा। ओके ओके, थैंक यू। मैं इस वाले में आ रहा है कोई एरर। चलें उसको एक दफा ना आप स्किप कर दें। मे बी मैं PHP के टैग के अंदर ही हूँ। यस, मैं PHP के टैग के अंदर हूँ। ओके, चलें इसको स्किप कर दें। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि 0 से लेकर 10 सर तक ये वैल्यूज। जी। प्लस इक्वल टू वन होता है शायद, वो +1 1 जो प्लस प्लस वो नहीं शायद। नहीं, उससे नहीं होता कुछ भी। खैर छोड़ें। इस टाइप में आपको ये समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से बेसिकली लूप काम करता है। लेकिन एक PHP के अंदर एक और लूप होता है, फॉर ईच। वो ये करेगा कि अब हमारे पास एक अरे है, और अरे के अंदर अरे का नाम है फॉर एग्जाम्पल ARR में रखता हूँ। और इसके अंदर मैं रख देता हूँ एलिमेंट्स लाइक
आईडी कॉमा नेम कॉमा कुछ भी कांटेक्ट रोल। ठीक है, ये हमारी एक अरे होगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर मल्टीपल अरेज क्रिएट कर दी इस तरह की। वो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। ठीक है, ये एक क्रिएट होगी। इसमें कॉमा आएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारी एक अरे क्रिएट होगी ARR के नाम से, जिसके अंदर मल्टीपल अरेज होंगे। ये सबको समझ आ रहा है? बेसिकली अगर हम इसे मैथ में बोलें तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। और इस तरह हम मल्टी डायमेंशनल अरे कर रहे होते हैं कि एक अरे के अंदर मुख्तलिफ अरेज क्रिएट हो गई हैं। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए एक तरीका यूज होता है, वो होता है फॉर ईच। फॉर ईच क्या करो, AR जी, ARR एस AR। ठीक है, हम उसके अंदर कोई भी उसको वेरिएबल दे दो AR। अब ये क्या करेगा कि इस अरे के अंदर इसके लिए पहले AR की वैल्यू इसमें स्टोर होगी, पहले ये वाली वैल्यू स्टोर होगी, इसको प्रिंट करेगा। फिर उसके अंदर जो दूसरी वैल्यू है वो स्टोर होगी, वो उसको प्रिंट करेगा। फिर उसके अंदर जो तीसरी वैल्यू है वो प्रिंट होगी, वो स्टोर होगी, वो प्रिंट करेगा। फिर चौथी वैल्यू स्टोर होगी, वो प्रिंट करेगा। ये कोई चीज, कोई स्टूडेंट आप में से रिपीट कर दे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं तो आपको नेक्स्ट चीज समझ नहीं आएगी कि फॉर ईच कैसे काम करे। या नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर आपकी आवाज काफी कट गई थी, कोई और रिपीट कर दे। सर ये फॉर ईच फंक्शन ये करेगा कि मतलब जो आपकी ने बाहर वाली आउटसाइड जो अरे बनाई है ARR के नेम से, तो वो ये उसको कॉल करेगा और उसमें जितने भी अरे के एलिमेंट हैं पहले फॉर ईच ARR और उसके बाद A सिंगल आर है वो हम कुछ भी खुद से नेम रख सकते हैं। और ये उस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉल कर देगा। यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे अरे के अंदर ही अरेज है, तो जो अंदर अरेज है उनको कॉल कर देगा। जी। अच्छा, जब अरे के अंदर अरे होती है तो वो उसको एज अ सिंगल एलिमेंट कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एलिमेंट है, जिस जो पूरी एक इन इटसेल्फ एक अरे है। ठीक है, तो ये उसने पहले एलिमेंट कॉल कर दिया, ये उसने दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से सारे एलिमेंट कॉल कर देगा। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? जो मैं नेक्स्ट समझाने लगा वो फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को, अगर आपको इसकी समझ नहीं आई। इसकी सबको समझ आ गई है? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो यहाँ पे ये किया हुआ उन्होंने, फॉर ईच एम्प्लॉयज। ओके, हाँ मैंने सही, थैंक यू सर जॉन। और मैंने सर सेमी कॉलम मिस किया हुआ था स्टार्ट में। अच्छा, फॉर ईच एम्प्लॉयज एज एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। ठीक है, कि ये जो एम्प्लॉयज की लिस्ट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पूरी अरे है। उसके अंदर से एक एक एलिमेंट यानी कि एक एक पॉइंट पिक करते जाओ। सबसे पहले पहला एम्प्लॉय जो है उसकी आईडी आएगी, उसका नेम आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा। तो उसको पिक करते जाओ और उस सारे को प्रिंट करवा दो। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, या जब तक उसके अंदर एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है, आप सारा का सारा प्रिंट करवा दो। इसकी किस स्टूडेंट को समझ नहीं आई है? अच्छा, इसकी इसकी सबको समझ आ गई है? कोई इसको रिपीट कर दे एक दफा। सर इसमें फॉर ईच लूप में एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसमें एम्प्लॉयज की आईडी, नेम, एड्रेस और रोल कॉन्टैक्ट वगैरह को हर एक लूप के आइटरेशन में उनको प्रिंट आउट करेगा। ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली exactly. मैं अब इसको ना दोबारा से एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ।
लेट्स सपोज कि हमारे पास जो एम्प्लॉयज का डाटा वो इस तरह से मौजूद है कि पहले की आईडी है 1। हम नॉर्मल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें तो उसके अंदर हम इस तरह से लिख रहे होते हैं 1। फिर उसका नेम है, मैं अपना लिख देता हूँ। फिर उसका कॉन्टेक्ट है, एड्रेस है। एड्रेस में मैं फिलहाल सिटी लिख देता हूँ, ठीक है। और उसका कांटेक्ट है, तो इसको हम नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन 0303 ऐसे मैंने नंबर लिख दिया। और एक्सेट्रा, इस तरह से एक अरे बन गई, ठीक है। और ये पहला एम्प्लॉय हो गया इस तरह, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जितने एम्प्लॉयज हैं ये सबके लिए चलेगा। अच्छा, ये इसमें एरर होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ कि ये जितने एम्प्लॉयज हैं, समझ रहे हैं, ये पहला एम्प्लॉय का डाटा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो इस तरह जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका डाटा वो फेच करके एक एक दफा शो करवाता जाएगा। कब तक? जब तक हमारे एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट एम्प्लॉय है, यहाँ पे इसको हम नेम चेंज करते हैं, अली कर देते हैं, ठीक है। तो जब तक अली का डाटा नहीं वो प्रिंट करवा लेता तब तक वो प्रिंट करवाता जाएगा अली, चाहे वो 5 एंट्रीज के बाद आए, जो लास्ट वाले एम्प्लॉय है, या वो 50,000 एंट्रीज के बाद है, वो सारे के सारे यहाँ प्रिंट करवा देगा। ये समझ आइए सबको? प्लीज यस बताएं अगर सर। आप लोगों को समझ नहीं आई तो हम रिपीट करते हैं इसको एक दफा दोबारा से। ओके, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे यही हो रहा है कि उसने गेट रिजल्ट्स किया, उसने एक एसक्यूएल की क्यूरी पास की कि मुझे सिलेक्ट करो ये सारी चीजें, टेबल के नेम दे दिया फ्रॉम यहाँ से, और मुझे सारा कुछ रिटर्न कर दो। तो उसने एम्प्लॉय के अंदर से पहले आईडी रिटर्न कर दी, फिर नेम, फिर रोल, एड्रेस, रोल, कांटेक्ट, वो सारा कुछ रिटर्न हो गया। और एंड पे ये दो बटन्स लग गए जो एडमिन यूआरएल के बटन्स हैं। इनकी तरफ मैं आता हूँ। बेसिकली वो ये कर रहा है कि ना, उसके अंदर एम्प्लॉय अपडेट नाम का पेज जो है उसको कॉल कर रहा है, उसको ना एम्प्लॉय की आईडी दे रहा है कि इसको अपडेट कर दो। और यहाँ पे उसने ये किया है कि उसकी एम्प्लॉय की आईडी दे रहा है और उसको कह रहा है कि डिलीट कर दो अगर उस पर क्लिक करते हैं हम तो इस पेज के अंदर डाटा डिस्प्ले करवाने के हवाले से इन दोनों फंक्शंस को भले आप स्किप कर दें, क्योंकि अब हमने इनके प्रॉपर कोड के ऊपर जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इनके अलावा बाकी सब, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पेज के ऊपर? सबको क्लियर है कि फॉर ईच कैसे काम कर रहा है या बाकी चीजें कैसे काम कर रही हैं? एसक्यूएल की क्यूरी की किसी को ना समझ आई हो या किसी को कोई और कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू आस्क। ओके, सबको समझ आ गई है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, प्लीज। सर इम्प्लाई आईडी, तो ये इम्प्लाई टेबल की जितनी भी आईडीज होंगी, जितने भी उसके इम्प्लाइज होंगे, सबके आईडी प्रिंट करेगा, या एक इम्प्लाई की आईडी और उसका बाद नेम और एड्रेस वगैरह? पहले एक का करेगा, फिर दूसरे का करेगा, फिर तीसरे का करेगा, फिर चौथे का, जब तक एम्प्लॉयज का डाटा मौजूद है। यानी कि एक प्रिंट करेगा। समझ आइए आपको? ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? चले हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका मैंने ना शॉर्ट कोड बना दिया। आई थिंक ये सबको यूज करना आता होगा जिन्होंने लास्ट वीक की क्लासेस ली थी, या लास्ट कुछ क्लासेस ली थी। तो मंडे की क्लास में बल्कि समझाया था। तो आप इसको कहीं भी फ्रंट एंड के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं डू शॉर्ट कोड के नाम को फंक्शन कॉल करके, या दूसरे तरीके से। अच्छा, अपडेट की तरफ आ जाते हैं कि अपडेट ये किस तरह से कर रहा है। और इसके अंदर ये हो रहा है, सर मैंने इधर आई का वेरिएबल यूज किया। अच्छा खैर, यहाँ पे ना आप ये देखें कि सबसे पहले उसने गेट फंक्शन यूज किया। जो गेट का फंक्शन होता है वो हम यूज करते हैं जब हमने डाटा गेट करना होता है। तो हम इसके अंदर सबसे पहले आईडी जो है उसको गेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्लोबल अपना वेरिएबल कॉल किया कि ये, फिर टेबल नेम डिफाइन किया और गेट रिजल्ट्स किया, ठीक है। तो जब हमें गेट रिजल्ट्स हो गए, सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, रोल फ्रॉम टेबल्स नेम, ठीक है, वेयर आईडी इज इक्वल टू आई।
आई जो था वो वेरिएबल हमने ऊपर डिफाइन किया था जिसके अंदर हमारी आईडी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अब जो वेयर होता है एसक्यूएल के अंदर वो एक सिंपल सी इफ कंडीशन होती है। इस बात की समझ आइए सबको? यस सर। ओके ग्रेट। तो आ, यहाँ तक आपको सब समझ आ गई, उसके बाद वो एक सिंपल सा echo करवाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि उसने दोबारा से एक फॉर्म सबमिट करना है जो हमने फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ। लेट मी चेक वन जस्ट and we went to the appearance, sorry plugins, नहीं हमारे पास ये इंस्टॉल्ड है। वी वेंट टू अपडेट, ठीक है। तो ये सेम फॉर्म आ रहा है और साथ में एक छोटा सा एक फीचर आ रहा है कि उसकी हमें आईडी शो हो रही है, ठीक है। जब ये आईडी शो हो रही है और जो दूसरी चेंज आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा जो यूआरएल है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है जिसके अंदर हमें आईडी शो हो रही है। तो ये बेसिकली हो रहा है। अब इसके अंदर उसने जो डाटा शो करवाया हुआ है वो किस तरह से करवाया हुआ है कि उसने सबसे पहले आईडी से डाटा फेच कर लिया, अब वो आईडी का डाटा शो करवा रहा है कि एम्प्लॉय जीरो, जो हमने आईडी का डाटा फेच किया है उसकी आईडी हो गई, नेम से ऊपर ये शो हो रही है। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम जो फेच किया है वो शो करवा दिया। उसके बाद एड्रेस वो भी शो करवा दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन, और उसके अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट है कि इफ ये अगर तो वो डेवलपर है तो वो सिलेक्टेड है, अगर वो डिजाइनर है वो सिलेक्टेड है, दोनों में से एक ही होगा क्योंकि हमने दो वैल्यूज इकट्ठी नहीं दी हुई। उसके बाद उसने एम्प्लॉय का कॉन्टेक्ट शो करवा दिया यहाँ पे। और लास्ट के अंदर अपडेट जो नेम है, जैसे ही इसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा तो हमारा पोस्ट मेथड कॉल होगा, और पोस्ट मेथड के अंदर सेम चीज हो रही है जो हम पहले इंसर्ट के अंदर करते हैं। इसके अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? सर वो जो टॉप में वन शुरू शो हो रहा था वो किस वजह से हो रहा है? दोबारा बताइएगा। सर आउटपुट में टॉप पे वन शो हो रहा था ना, वो किस वजह से जी हो रहा जी, वो इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हमने शो करवाया हुआ है, उसकी आईडी शो करवाई। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो वो वहां पे शो नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने इसको डिलीट किया, सेव किया, आई वेंट बैक, ये वन शो हो रहा है, उसकी आईडी शो हो रही थी। जस्ट वन सेकेंड, ओके हमें दोबारा से आना पड़ेगा। इट इज स्टिल देयर, मुझे लगता है कि शायद अपडेट नहीं हुआ। ओके सॉरी सॉरी, एक ये हो रहा है यहाँ से शो। मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ और इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सनल प्रेफरेंस से शो करवाए, इसकी कोई रिलेशन नहीं है कि ये लाइक लॉजिकली क्यों वहां पे है। ओके, अब इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन इसके अलावा? है? सर यहाँ पे वन ही क्यों शो हो रहा है? इसलिए कि एक एम्प्लॉय की वजह से वन शो हो रहा है, और एम्प्लॉय ऐड होंगे तो फिर वो वन टू थ्री तरह हो जाएगा। जी, हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। वी वेंट टू द लिस्टिंग, इसमें एक एम्प्लॉय था, हम दूसरा ऐड करते हैं इसमें और इसका एड्रेस लिख देते हैं लाहौर। मैं बड़ा लंबा एड्रेस टाइप नहीं कर रहा। और डेवलपर है ये, और इसका नंबर भी लिख देते हैं 0303। इंसर्ट, ओके वो इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम एक और एम्प्लॉय लिख देते हैं अहमद, कॉमन नेम्स, और इसका एड्रेस लिख देते हैं कराची, और इसका नंबर भी सेम दे देते हैं 0303। ये भी ऐड हो गया, और एक और वैल्यू ऐड करवा लेते हैं। चलिए तीन बहुत है। ओके, तो ये हमारे पास अब तीन आ गए। अहमद की आईडी जो है वो 2 है, तो मैं इसको अपडेट करता हूँ। तो हमें ये शो हो रहा है इसकी आईडी जो है वो 3 है, सॉरी अहमद की आईडी 3 थी वो 3 शो कर रहा है। ओके। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन? प्लग
इंडेक्स 0 के लिया हुआ है? मैम किसका इंडेक्स 0 लिया हुआ है? एम्प्लॉय का। कोई इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहेगा? जी जी, मैंने अभी इस चीज का आंसर किया। अगर आप में से कोई इस चीज को बता दे। मैंने अभी ज्वाइन किया है। जी मैम, आपने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता है। लेकिन मैं चाह रहा था कि जो मैंने अभी बात बताई है स्टूडेंट्स में से कोई रिपीट कर दे। सर क्योंकि इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए आई थिंक। एग्जैक्टली exactly। तो इस तरह से है क्योंकि हमने इसके अंदर ऑटो इंक्रीमेंट यूज किया है। तो वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज हम ऐड करते जाएंगे वो उसके आगे इंक्रीमेंट एक लगता जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। वो तो हम एज आईडी यूज कर रहे हैं ना। तो जी। अच्छा, अगर हमने कोई भी इस तरह से यूज करना है तो हम उसको इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही है क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि अगर अच्छा हम आईडी अपनी नंबर्स को दिए हुए हैं ना हमने 1 2 3 प्राइमरी की। तो अगर हमारी प्राइमरी की फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हम अपना प्राइमरी की का इंडेक्स देंगे। अच्छा मैंने ये ऐसे किया हुआ है कि लेट्स सपोज वेर इज इंसर्ट एंड नो, इंसर्ट पे नहीं था, एक यहाँ पे था। अगर आप ये पहली लाइन देखें तो इसके अंदर मैंने ये किया हुआ है कि प्राइमरी की जनरेट की है, जो कि ये है कि ये आईडी कहलाएगी और ये मिनिमम इंट 9 तक जाएगी और ये नल नहीं हो सकती। और इसकी वैल्यू मैंने यूजर से नहीं ली, इसकी वैल्यू जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यानी कि वो 1 से स्टार्ट होगी और जहां तक वो वैल्यूज एंटर होती जाएंगी वहां तक वो ऐड होती जाएंगी। और लास्ट में मैंने इसको आईडी को प्राइमरी की जो है वो रिप्रेजेंट किया होगा कि ये हमारी प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की जो है ना वो कंपलसरी होती है, तो हम इसको प्राइमरी की कह रहे हैं ताकि हम जब डाटा फेच करना चाहें या डाटा डेटाबेस में से निकालना चाहें तो हम एक प्राइमरी की जो कि सेम नहीं हो सकती उसकी बेसिस पे डाटा फेच कर सके। आपको समझ आई है इस चीज की? ये तो मुझे पता था प्राइमरी की का। तो ओके। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि हमने अगर इस तरह से कोई भी प्लगइन बनाया है और उसको हमने इस तरह से एम्प्लॉय का आपने बनाया तो हम एवरी टाइम अगर कोई दूसरा बना रहे हैं तो उसको भी 0 से ही करेंगे, उसका इंडेक्स स्टार्ट 0 से ही करेंगे, या फिर हमने उसको प्राइमरी का इंडेक्स देना है? मैम दूसरा क्या, दूसरा डेटाबेस बना रहे हैं या दूसरा टेबल बना हाँ, रहे हैं? दूसरा अगर हम कोई दूसरा डेटाबेस या टेबल बनाते हैं उसके अंदर प्राइमरी की हमारी फर्स्ट पे नहीं है, हम कॉन्टैक्ट नंबर रख रहे हैं लेकिन वो फर्स्ट पे नहीं है, वो हमारे इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 पे जा रही है। तो हम फिर उसको एम्प्लॉय में जाकर फॉर्म में हम उसको कौन सा कॉन्टैक्ट क्या देंगे? मैम लिंक। दैट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। वैसे ऐसे है कि अगर आप डेटाबेस के अंदर जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर बेशुमार टेबल्स बने हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, कमेंट्स का टेबल अलग है, एम्प्लॉय लिस्ट जो भी मैंने बनाया है वो टेबल अलग है, और लिंक्स का अलग है। या मैं एग्जांपल पोस्ट पे आया, ठीक है, मैंने इसको बोला शो डाटा, तो उसके अंदर उसने ये उसकी प्राइमरी की चूज की हुई है जिसको हमने आईडी दी हुई है। तो इसके अंदर भी ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 56 तक जा रही है फॉर नाउ जितना डाटा शो हो रहा है। फिर मैं लोड डाटा करूँ तो एग्जैक्टली ये 60 तक जा रही है। ठीक है। और इसके अंदर एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हम आए तो यहाँ पर भी हमें आईडी शो हो रही है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, वो 3 तक जा रही है क्योंकि अभी हमने 3 वैल्यू सेट की। तो ऐसे होता है कि इसके अंदर जो जितने भी टेबल्स होते हैं जब तक हम उनका रिलेशन क्रिएट ना करें तब तक वो सेपरेट ही रहते हैं, उनके जो एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। वो तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि हमने अभी तक फॉरेन की नहीं बनाई है, हमने अभी तक प्राइमरी की ही बनाई है, ठीक है ना। तो कोई भी हमारा जो टेबल है वो रिलेशन में नहीं है किसी का। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली ये पूछ रही हूँ मेरा जो क्वेश्चन है, अब आप देखें हमारी आईडी जो है वो इंडेक्स 0 पर है, ऐसे ही है। और इंडेक्स 1 पर हमारा नेम है, इंडेक्स 2 पर एड्रेस है, फिर रोल है, फिर कॉन्टेक्ट है, इस तरह से है ना। ये हम इंडेक्सेस इस तरह से ले रहे हैं ना। मैम ये अरे नहीं है, ये डेटाबेस है। अच्छा, तो मैं आपसे बेसिकली यही पूछ रही हूँ कि हम एवरी टाइम अगर हम कोई भी टेबल बनाते हैं किसी भी डेटाबेस में तो हम उसको 0 से ही करेंगे एम्प्लॉय के आगे, मतलब कोई उसको हम 0 से ही करेंगे, अरे में हम उसको 0 ही देंगे इंडेक्सिंग।
मैं आपसे बेसिकली ये अ, पूछना चाह रही हूँ कि एवरी टाइम हम उसको 0 ही देंगे क्या, या फिर हम उसको 2 3 4 इस तरह से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है? मैम एक्चुअली ऐसे है कि आप ना अरेज को और डेटाबेस को मिक्सअप कर रही हैं। उसके अंदर ये होता है कि हम जब भी अरे बनाते हैं तो हम अपनी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो एक लिमिट तक जाती है। लेकिन इसके अंदर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ लिंक तो हैं, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज डिफरेंट हैं, और हर एक कॉलम के अंदर जो वो वैल्यू है वो डिफरेंट है, और इनका इंडेक्स नहीं होता जिस तरह अरे के अंदर होता है। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अरे बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि हमने एक अरे वो बनाई है। तो ठीक है। अब एक तो मुझे आंसर करने दें। 1 2 3, ठीक है, ये हमारी अरे है। तो इसके अंदर इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, और इसका इंडेक्स होगा 2, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास इसका इंडेक्स नहीं मरा, हमारे पास जो इसकी आईडी है वो ही पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसकी आईडी पता है तो हम इसकी पूरी रो को फेच कर सकते हैं। अदरवाइज लेट सपोज कि ऐसा एक केस आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास दो जुबैर आ जाते हैं, ठीक है, दो नेम ऐसा रहते हैं जो जुबैर हैं, या दो नेम ऐसे रहते हैं जो अली हैं। तो हमारे पास जब हम उनको फेच करेंगे तो वो हमारी डेटाबेस है, वो क्यूरी जो है वो सही तरह से रन नहीं होगी। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम आईडी जनरेट करते हैं, और आईडी को ही यूज कर रहे होते हैं एज अ प्राइमरी की, ताकि हम उस पूरी रो को फेच कर सकें या डिस्टिंग्विश कर सकें बाकी से। एग्जैक्टली मेरा बिल्कुल यही पॉइंट है, ये देखें। हम एक टेबल में हम आईडी नहीं यूज करना चाह रहे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो से होते हैं वो भी यूनिक होते हैं, ठीक है। आप अपने इस टेबल में देखिए हमारे मतलब कि 1 2 3 4 5 पे जाके कॉन्टैक्ट आ रहा है। मैं अब सिंपली आपसे ये पूछ रही हूँ कि अब हम इम्प्लॉय वाले टेबल, आपने वो फॉर्म बनाया है तो उसमें आपने वो जो ब्रैकेट्स में 0 दिया है, आपने ब्रैकेट्स में 0 मतलब कि एवरी टाइम हम 0 ही देंगे, या फिर हम उसको प्राइमरी की के अकॉर्डिंग देंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैम सर मैं मुझे जो समझ आई मैं ट्राई करता हूँ समझाने जी जी। का। सर कोड दिखाएंगे वो जो लिखा हुआ है यहाँ पे। जी, कौन सा वाला? वो इंसर्ट का या इको जहाँ अपडेट का? सर यहाँ पे हमने इको एम्प्लॉय 0 और लिंक किया था आईडी के साथ, वो वाला। जी मैम देखें, जहाँ पे हमारे पास टेबल में होता है ना एम्प्लॉयज में, उसमें सारा डाटा पड़ा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एम्प्लॉय का डाटा पड़ा होगा 0 पे, और सेकंड का एम्प्लॉय का होगा 1 पे, फिर थर्ड का होगा 2 इंडेक्स पे, ठीक है। तो हम एम्प्लॉयज पूरे को फैच कर रहे हैं और हम मैच कर रहे हैं कि क्या इसकी आईडी वही है जो हम देख रहे हैं। मतलब हमने आईडी जो दी हुई है ना, यहाँ पे हमने जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लाइन नंबर 8 पे, आईडी इक्वल टू आई, ठीक है। तो वो इसको देखेगा, मतलब चेक करेगा 1 बाय 1, पहले 0 पे अच्छा, वो देखेगा उसको बाय कि पर्सन इसकी आईडी। मैच करेगा, फिर वो पर्सन का जो नेम है वो आईडी के साथ देखेगा कि वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक जैसे जी, हैं कि नहीं। वो इस तरह अगर हम से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ ना 0 की जगह पे, तो वो 0 वाले को मिस कर देगा और 1 से स्टार्ट कर देगा। तो ये ठीक भी है, तो हो यानी सकता है कि जो हम। वो हमारे जी नेक्स्ट जो आएगा उससे करेगा, यानी कि कॉन्टैक्ट के बाद अगर हमारे पास रोल आ रहा है तो वो रोल से स्टार्ट करेगा, कॉन्टैक्ट को मिस कर देगा। इस तरह से कह रहे हैं ना? मैम, एक सिंगल एम्प्लॉय है ना, वो 0 इंडेक्स पे उसका पूरा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ वो आईडी को देखेगा और मैच करेगा कि आईडी वही है जो हम देख रहे हैं। हमने यहाँ पे आईडी दी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू आई, ठीक है, इसमें आईडी स्टोर है। तो वो मैच करेगा कि एम्प्लॉय 0 पे जो है उसकी जो आईडी है वो वही आईडी है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा और फिर उसको मैच करेगा, इस तरह से 1 बाय 1 पूरा वो डाटाबेस देखेगा। अच्छा, जी ठीक है। जी मैम, अब आपको क्लियर है? जी। हाँ, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओके, ये जो अपडेट वाला कोड है ये सबको क्लियर है, या इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अगर ये सबको क्लियर है तो आप में से काइंडली कोई रिपीट कर दे इसको, ताकि हम नेक्स्ट मूव ऑन करें। तैयब, आप इसको रिपीट करना चाहेंगे? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगर कोई और कराए तो मुझे भी कंफर्म हो जाए।
ओके श्योर। मैम मारियो आप कर देंगी? यस सर। सर यहाँ पे ना हमने आईडी के लिए आई रखा है, उसको हमने क्या किया है, इसमें हमने ये रख दिया कि हमने इसमें आईडी गेट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमने ग्लोबल डब्ल्यूटीडीबीए नेम रखा था टेबल का। टेबल नेम से पहले हमने प्रीफिक्स यूज किया, उसके बाद हमने एम्प्लॉय लिस्ट बनाई। उसके बाद एम्प्लॉय में जाकर हमने क्या किया था, गेट रिजल्ट्स जो हमें चाहिए वो है आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, रोल फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम जो ऊपर हमने दिया था डब्ल्यूटीडीबी, वहां से वो सिलेक्ट करेगा वेयर आईडी इज इक्वल टू आई, मतलब यहाँ पे हमारी आईडी जो है आई होगी ना, तो वहां से वो सारा डाटा जो है सिलेक्ट कर लेगा अपडेट करने के लिए, अगर हमें उसको अपडेट करने की जरूरत है तो फिर। जी एग्जैक्टली, इसे आगे भी एक्सप्लेन कर दें। जी सर, ठीक है। इसमें एक हमने टाइप की एक्शन है सर, ये तो आपने कल बता दिया था। इसमें एम्प्लॉय जीरो की जो जीरो इंडेक्स पे एम्प्लॉय होगा उसकी आईडी आएगी, फिर वन पे, टू पे, थ्री पे, सो ऑन। टू पे हमारे पास नेम, फिर एड्रेस, इसी तरह सो ऑन हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज का डाटा हम ऐड करेंगे उन सबका एड्रेस जो भी हमें ऊपर लिखा हुआ है कि हमें क्या डाटा चाहिए, तो वो सबका जो डाटा वो फेच करके हमें दिखा देगा। ऊपर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि हमें उनका कौन कौन सा डाटा चाहिए, आईडी, नेम, रोल, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर में चाहिए था, तो वो वहां से आईडी को मैच करेगा और उन सब का डाटा हमें ग्रुप में दे देगा। जी मैम, ये लास्ट वाला भी एक दफा रिपीट करते तो सर कहाँ से कह रहे हैं आप? हैं। मैम जो मैंने अभी शो करवाया है पीएचपी का कोड, ये वाला लाइन 50 से। सर इसमें ये है कि जब पोस्ट होगी, अपडेट के ऑप्शन क्लिक करेगा ना, तो फिर हमसे हमें दोबारा से वो टेबल से होगा। आईडी में पोस्ट आईडी, आईडी का भी फिर से दोबारा से शो देगा कि आईडी हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर, और उसको बाद में अपडेट कर देगा जो हम दोबारा से डाटा एंटर करेंगे उसको हम जब अपडेट करेंगे तो फिर से वो हमें दोबारा से टेबल शो करवा देगा अगर हम उसको मजीद अपडेट करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपने अभी किया था, 3 एम्प्लॉयज का डाटा ऐड किया था ना, तो जब अपडेट किया था तो वो हमें दोबारा से टेबल एम्प्टी शो करवा रहा था, उसमें हमने डाटा बाद में खुद से स्टोर करवाया था। जैसे फर्स्ट टाइम पे आपने अली करवाया, जुबैर करवाया था, फिर आपने अली करवाया था, इस तरह से। जी थैंक यू। आई थिंक अब सबको क्लियर हो चुका होगा, और नेक्स्ट मूव करते हैं डिलीट की तरफ। ठीक है, डिलीट का कोई खास कोड नहीं है, लेकिन ये एक सिंपल सा है। लाइक सबसे पहले हमने वो चेक किया कि गेट आईडी की, जो कि हमें आईडी कहाँ से मिल रही है। इंसर्ट, जी इंसर्ट में नहीं था, ये था लिस्ट के अंदर। यहाँ पे उसने इसको जो आईडी थी वो अलॉट करके उसका यूआरएल ओपन कर दिया। ठीक है, पेज इज इक्वल टू एम्प्लॉय डिलीट, और उसको ना हमने आईडी दे दी, और हम डिलीट पे गए तो उसने वो सेम आईडी फेच की यहाँ से गेट की, और उसके बाद हमने वही दोबारा से डब्ल्यूपीडीबी को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद हमने टेबल नेम को कॉल किया जो हमारा टेबल नेम था, सॉरी टेबल नेम को कॉल किया डब्ल्यूपीडीबी प्रीफिक्स, और एम्प्लॉय लिस्ट तो बना डब्ल्यूपी अंडरस्कोर एम्प्लॉय लिस्ट, ये हमारे टेबल का नेम बन गया। आई के अंदर हमने फिर से आईडी स्टोर करवा दी जो हमने गेट की थी। ओके, पहले ये सिर्फ चेक कर रहा था, अब यहाँ पे उसने स्टोर करवा लिए, और उसके बाद डब्ल्यू पी डी पी डिलीट टेबल नेम, और उसके अंदर हमने उसको आईडी पास कर दी, और एंड पे हमने डिलीट जो है वो एको करवा दी कि हमारा जो डाटा है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, सर मेरा इसको हम क्वेश्चन टेस्ट है, कर। जी मैम। सर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अपडेट जब हम सेट वो क्लिक वाले सेट, तो जब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो हमें दोबारा से टेबल शो करवाएगा कि अगर हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं तो जिस चीज़ को हम अपडेट करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं, क्या ये मतलब है इसका? मैम मुझे ना आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी सर, या मैं अगर कह रही किसी और थी को समझ। जैसे जी जी। था, वहाँ पे हमने लिखा था कि तो ये आप मुझे दिखा दीजिए, यहाँ पे पोस्ट अपडेट की लिखा हुआ है लाइन 50 पे, तो क्या इसका जी मतलब मैम। ये है कि जब हम अपडेट क्लिक हो जाएगा तो उसका मतलब है कि वो हमें दोबारा से जो हमने टेबल बनाया है वो शो करवा देगा। तो जिस चीज़ को हम जी अपडेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आईडी को अपडेट करना चाह रहे हैं तो वन, या हम उसको टू करना चाह रहे हैं तो वो दोबारा से ये पूछेंगे वो हमें दोबारा से टेबल एम्प्टी शो करवाएगा क्या, फिर हम बाद में उसमें डाटा एंटर करेंगे जो हम चाह रहे हैं दोबारा से अपडेट करना।
मैम 4 पेजेस हैं यहाँ पे। एक है, सॉरी, 4 फंक्शंस हैं: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और जो हमने गेट किया। ठीक है, तो इसके अंदर ये हो रहा है कि हमने जब डाटा जो है अपना अपडेट करना है ना, तब ये वाला हम कोड यूज करें। अपडेट के अंदर ये हो रहा है कि हमारा जो डाटा है वो पहले से ही फैच करके हमारे उसके अंदर टेबल के अंदर शो करवाएगा, फॉर्म के अंदर हमारा डाटा हमें शो हो रहा है। और उसके अंदर हमने एक जो एक बटन बनाया, इसको मैंने एज इनपुट लिया, लेकिन आप एज अ बटन ले सकते हैं। और इसकी टाइप मैंने सबमिट दे दी। ये जो टाइप सबमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मैंने नेम दे दिया यूपीडी, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपडेट पूरा लिख दें। तो जब यूपीडी जो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा कि अगर हमने इसके ऊपर क्लिक किया है तो पोस्ट मेथड कॉल कर दो और फिर ये सारा काम आप परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाले पे जाएं, डिलीट वाले पे, तो उसके अंदर ये है कि जब डिलीट बटन क्लिक हो, और डिलीट बटन कहाँ से क्लिक हो रहा है, डिलीट बटन लिस्ट से क्लिक हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो हमने उसका एक यूआरएल बनाया, उसको कॉल किया। तो हम डिलीट बटन के ऊपर आए। ठीक है, और उसने क्या किया कि उसका डाटा गेट कर लिया कि हमें आईडी मिल गई है। और उसके बाद उसने टेबल नेम फर्च किया, और जो आईडी थी उसको उसने टेबल में से डिलीट करवा दिया। ठीक, आपको ये बात क्लियर हुई है? जी सर। ओके। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन CRUD ऑपरेशंस के हवाले से, या किसी को कोई इसमें से चीज समझ ना आई हो? ओके। सर एक जी छोटी सी मैम। कंफ्यूजन थी बस, सर वो वाला कोड जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वगैरह लिखी हुई थी सर, दूसरी वाला, जीरो, एम्प्लॉय इज इक्वल टू जीरो जी, ब्रैकेट्स के अंदर, वो वाला। ये जी वाला। सर, जी सर, यहाँ पे बस एक मुझे ना कोड में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही थी। जब हम पीएचपी ओपन और क्लोज करते हैं तो एंगल ब्रैकेट्स क्वेश्चन मार्क के आगे पीएचपी नहीं लिखते, यहाँ पे इक्वल टू का जस्ट मुझे हो रहा था कि यहाँ पे इक्वल टू क्यों लिखा है हमने। मैम लाइन नंबर बताएंगे आप? सर मैं मार्क कर देती हूँ। ओके मैम, ये बाय मिस्टेक हो गया। अ, जी, ये मुझसे ना मिस्टेक हुई है। ठीक है। जी सर, ओके। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन?